O1H1 ना, सिर्फ O1 दिया था। डेफिनेशन याद करके हम, अच्छा 2 क्वेश्चन बच रहे थे हमारे पुराने। अच्छा S1 का 24, 25, 25 देखो आज क्या होमवर्क देखो। 25 देखते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा ना, कंपाउंड है ये, साइक्लोहेक्सीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इसका डेल्टा एच दे रखा है, कितना दे रखा है डेल्टा एच इसका, -28। ये इसका डेल्टा एच दिया है, ठीक है। अब जरा देखना यहाँ पर इसमें क्या हो रहा होगा बेसिकली। इस पर्टिकुलर एंथैल्पी में ये पाई बॉन्ड टूट भी गया होगा और 2 नए एच बॉन्ड बन गए होंगे ना, एक इधर बन गया होगा नया एच बॉन्ड और एक इधर आपका बन गया होगा, दोनों का सम बेसिकली यहाँ पर ही आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन दिया ना, एंथ्रेसीन, ये आपको एंथ्रेसीन दिया है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है इसका ना। और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ये सारा रेजोनेंस खत्म करके सारा पाई बॉन्ड हटाना है इसमें से। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, तो पहले तो इसका रेजोनेंस हटाओ यहां से, ताकि हमको कुछ बॉन्ड दिखने लगे, है ना, ताकि हमको बॉन्ड दिखने लगे। तो रेजोनेंस हटा रहे हो तो माइनस का आ रही, और फिर इसका इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। और अब क्या कर दो, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, आपको इसका डेल्टा एच दिया है -116, -116.2 आपको यहाँ पर इसका डेल्टा एच दिया है। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तुम कितना आ रहा है इसका, -116.2 आ रहा है ना, ठीक है ना। थोड़ा मोह माया से ऊपर उठ जाओ, है ना, पढ़ाई से मतलब है हमको ना। इधर देखो -116.2 आ रहा है इधर, इधर ये माइनस आर ही आ गया। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो देखो ये एक पाई बॉन्ड का दे रखा है, हाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 7 इंटू -28.6, इसमें दोनों चीज आ गई ना, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे उसका एनर्जी भी आ गया, और 2 नए CH बॉन्ड बनेंगे उसका एनर्जी भी आपका आ गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा -116.2 बराबर माइनस ऑफ आर ई -7 इंटू 28.6 हो जाएगा। कौन सा 24 ना, देखो 24 कैसे बनाएंगे। प्रोपेन दिया है, प्रोपेन C3H8, कंबशन रिएक्शन 3CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड ना, कितना आ जाएगा 10 यानी कि 5, ठीक है ना। और क्या डेटा दिया है हमको यहाँ पर, बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है नहीं डेल्टा एच, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एच कंबशन बोल सकते हैं, रिएक्शन बोल दे कंबशन बोल दो, क्योंकि अगर आप डेल्टा एच रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर तो कंबशन ऑफ दिस, इसका तो होगा नहीं, उन दोनों का होगा नहीं। तो अल्टीमेटली डेल्टा एच रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच कंबशन ऑफ द C3H8 हमारा आ जाएगा, किसका आ जाएगा ये C3H8 के बराबर हमारा आ जाएगा। अब इसी को हम लोग दूसरे एच से निकाल लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी का हेल्प लेते हुए, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़े हमको चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे। अच्छा पहला चेंज क्या करना पड़ेगा बताओ, H2 होगा, बिल्कुल सही। पहली बात तो ये जो H2 लिक्विड दिख रहा है ना, गलत है, गैसेस होना जरूरी है। इसको पहले गैस में कन्वर्ट करो, 4 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन आ जाएगा। अच्छा इसमें आप माइनस आर ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो CO2 में अगर रेजोनेंस के बारे में क्वेश्चन मेंशन नहीं करता हम लोग नहीं मानते, लेकिन जब उसने दे दिया डेटा तो फिर आपको लेना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -3 3 लगाना पड़ेगा ना, 3 -3 आएगा। अब हमारा ये सब कुछ जो हमको जैसा चाहिए था वैसा बन चुका है। अब आपको सिर्फ बॉन्ड्स तोड़ने हैं, लाइन से बॉन्ड्स तोड़ना स्टार्ट करेंगे, इसमें बॉन्ड तोड़ेंगे 3C गैस, और ये बन जाएगा आपका 8H गैस, और इधर आपका बन जाएगा 10 ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। इसमें बात करें तो कितना एनर्जी लगेगा,
लिख लोगे क्या? 2 एप्सिलॉन सीसी और 8 एप्सिलॉन CH। इधर बात करें 5 एप्सिलॉन O डबल बॉन्डो, फिर इसको भी इधर ले आएंगे और इसको भी इधर ले आएंगे। 8 एप्सिलॉन OH और इधर कितना आ जाएगा 6 एप्सिलॉन C डबल बॉन्डो। हो जाएगा सॉल्व O1 में? कहां से? 6 से ही? 6 क्या? हाँ अच्छा, एक भी डिस्कस नहीं हुआ अभी तक? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड सेकंड नहीं, वो बच्चा पूछ रहा है। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस हमको निकालना है यहां से। तो आप क्या कर लीजिए ना, इसका पहले फॉर्मेशन रिएक्शन लिख लीजिए, इसका OH माइनस का, और दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर निकलेगा। तो फॉर्मेशन रिएक्शन क्या बनेगा OH माइनस का? ये बन जाएगा हमारा H2 गैस प्लस, अच्छा इसमें ना एक छोटी सी चीज और भी यूज हो रही है, अभी मैंने आपको बताया नहीं, आज पढ़ाऊंगा मैं आपको वो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H+ हम लोग कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। हाँ H+, हाँ नहीं, H+ का जो फॉर्मेशन होता है ना, H+ का फॉर्मेशन, मैं H2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं H+ की बात कर रहा हूँ। H+ एक्वस का जो फॉर्मेशन का डेटा कितना लेते हैं? 0 हम लोग उसको लेते हैं। आज लिखवाऊंगा मैं आपको। हाँ वही क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया नहीं है ना। तो देखो जब इसको पढ़ लेंगे ना, सुनो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर, इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है ना। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखना एक बार। जो पहला इक्वेशन दिया उसको देखो एक बार। तो डेल्टा H नॉट रिएक्शन जो कितना दिया है 57.32, कितना आ जाएगा? डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस H+ भी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस H+, लेकिन उसका वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं? 0 लेते हैं ना। कितना लेते हैं उसको? 0 लेते हैं, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। तो आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, आपको बता दूंगा मैं फिर ना। हो जाएगा अभी सॉल्व? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ बेटा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12 ग्राम। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें तो आपको कांस्टेंट प्रेशर पे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मोल का दिया है आपको डेटा, कितना? -1939। तो 12 ग्राम में मोल निकाल लो, कितना आ जाएगा? 36 4 40, 12/40 आ जाएगा, है ना। तो 1 मोल का कितना दे दिया? -1939, तो 12/40 मोल इंटू 12/40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिक्स्थ, सेवेंथ में दोनों सेम आएगा बेटा। देखो डेल्टा NG 0 है ना इसका। अच्छा मैं आपको लास्ट टाइम से बताई थी मैंने, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ वाली बात। देखो जब भी आपको डेल्टा H से डेल्टा U निकालना होता है ना, तो 2 तरीके हमारे पास होते हैं। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि पहला तरीका तो हमारा क्या, जो इजियर तरीका है, आसान तरीका, कि आपको जो अमाउंट दिया है उसको तो देखो मत, आप कितना अमाउंट के लिए निकालना है। आप तो जो आपको रिएक्शन दिया उसके लिए डेल्टा U निकालो सीधा, उसको निकालना हमारे लिए आसान होता है ना। डेल्टा एच दे दिया, डेल्टा एन हम लोग निकाल लेंगे उस रिएक्शन के लिए जो दिया है, और डेल्टा यू निकल जाएगा। उसके बाद फिर अमाउंट को देखो कि 1 ग्राम के लिए निकालना है, कि 10 ग्राम के लिए निकालना है, कि 5 ग्राम के लिए निकालना है, 3 मोल के लिए निकालना है। तो फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट तरीका, कभी बच्चे क्या करते हैं उसको फॉलो कर लेते, जाने अनजाने में पता नहीं होगा क्या लगा दिया, बट उससे आंसर निकालने लग जाते हैं। क्या करते हैं कि आपको जो डेल्टा एच का डेटा दिया है ना, वो पहले से क्या करते हैं, उसको 3 मोल के लिए निकाल देते हैं स्टार्टिंग में। जैसे डेल्टा एच कितना दिया है यहाँ पर -185, तो पहले से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको डेल्टा यू किसका निकालना है? 3 का। तो डेल्टा एच निकाल लेंगे पहले से 3 का, और फिर क्या करेंगे, जब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर आपने किसके लिए पुट किया है? ये 3 मोल का पुट किया है। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां से सीधा हमारा किसका निकल जाएगा? 3 मोल का निकल जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, इस डेल्टा एनजी को पुट कर देते हैं जो रिएक्शन में दिया है उसी का ही। अरे बात समझ में?
अब डेल्टा एन जी भी आपका चेंज कर जाएगा, वो भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि कभी भी पहले 1 मोल के लिए निकाल लो, 1 मोल के लिए डेल्टा एच दिया है, 1 मोल के लिए डेल्टा यू निकालो, मतलब 1 मोल इन द सेंस जो रिएक्शन दिया है उसी के लिए आप डेल्टा यू निकालो, और फिर लास्ट में जो भी अमाउंट उसने दिया है उससे मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप आंसर तो वैसे भी आएगा ना। ठीक है ना, तो कभी भी सेकंड वाले मेथड को फॉलो नहीं करना है, हमेशा पहले वाले को ही फॉलो करना है। ठीक है, 8th देखो बेटा 8th वाले में क्या है, ये हमारा सवाल है बचपन का सवाल, जिसमें हम लोग रेशो निकालते थे ना, रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो, तो वैसे निकालना है। मोल ऑफ C2H4 कितना आ जाएगा, इसका रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो, ऐसे करते थे ना। और किसको बांटना है, किसको डिवाइड करना है, तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट आपका 1 मोल दिया है, वो 1 मोल आगे इनमें डिवाइड होने वाला है, तो 1 को डिवाइड करना है। अच्छा इसका रेशो कितना है, 8 है, 8 ही है ना इसका, सम ऑफ रेशो 9/1 आ जाएगा इसे। फिर मोल ऑफ क्या निकालो, CH3 करेंगे करेंगे भी 1/9 × 1 आ जाएगा। और लास्ट में हमको डेल्टा एच निकालना है, अब मोल आ गया आपके पास, 1 मोल का कितना दिया है 45, तो 8/9 कितना जाएगा, 8/9 × 45 और प्लस 1/9 × 63 आ जाएगा सम 9th। एक मिनट, देखो 9th का है ना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब भी आपको, हाँ 9th का आपको जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन दिए ना, जब भी आपको इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो, जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई करना है हमेशा। जैसे कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं, जब भी वर्क कंपैरिजन करना होता है तो हमेशा प्लॉट को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। जब भी यहाँ पर स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐसे हम लोग प्लॉट बना लेंगे सीधा, तो बड़ा आसान है। क्या क्या दिया, एक तो दिया है कैल्साइट, एक दिया आर्गोनाइट, तो उसको सी बोल दो, उसको ए बोल देते हैं। और डेल्टा एच नेगेटिव दे दिया, तो नेगेटिव दिया तो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर की नीचे, नीचे जाएगा, तो ये कैल्साइट यहाँ ले लो और ये आपका एर्गोनाइट यहाँ ले लो, ऐसे बन जाएगा कुछ कुछ। कैसे ही बने पता नहीं हमको, तो भी सिंगल स्टेप है मल्टी स्टेप है, लेकिन रिएक्टेंट यहाँ आएगा प्रोडक्ट, तो कौन स्टेबल ज्यादा हुआ, जिसकी एनर्जी क्या है वो मोर स्टेबल है। खत्म हमारा क्वेश्चन ना। ऐसे नेक्स्ट वाला देखो आप, इसमें बोल रहा है सी डायमंड H2 से CH4 बना रहा है और सी गैसियस H से CH4 बना रहा है, और पूछ रहा है किसमें हीट अधिक रिलीज होगा, है ना, किसमें हीट अधिक रिलीज होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़ेगा और दिमाग तो चलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, वैसे तो ना पता है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सिंपल ऐसे देखो क्या हो रहा है, पहले वाले में डायमंड से CH4 बन रहा है, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा। सेकेंड वाले में क्या है, वो आपका क्या जा रहा है, गैसियस स्टेट में पहले कन्वर्टेड है ना। ठीक है ना, तो जरा एक बार से देखो, सी हमारा क्या है डायमंड, और साथ में क्या है 2H2, और ये CH4, इसको बोल दो डेल्टा H1। ठीक है ना, अब इसको रिलेट करना है सेकंड वाले से, तो इसको क्या कर दो, पहले आप गैस में कन्वर्ट करो, तो ये डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है ना, और इसको भी H में कन्वर्ट करो, 4H एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन HH। ठीक है ना, और फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको ऐसे बना लो, कैसे बना लो जैसे भी आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन CH हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर वाले का जो डेल्टा H1 आ रहा है वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा H वेपराइजेशन प्लस 2 एप्सिलॉन HH माइनस 4 एप्सिलॉन CH। अच्छा अगर मान लीजिए कि हमारा ये रिएक्शन होता, जो सेकंड वाला हमको रिएक्शन दिया ये वाला सिर्फ ये रिएक्शन होता, तो इसका डेल्टा H किसके बराबर आता, बस ये टाइम ही तो आती, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में सिर्फ क्या आ रहा है, कुछ एनर्जी लगी नहीं रही, सिर्फ ये एनर्जी आ रहा है। तो ये जो आपको टर्म दिख रहा है ना, इसको माइनस डेल्टा H2 पुट कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है ना, क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस ऑफ डेल्टा H2 हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H वेपराइजेशन प्लस 2 एप्सिलॉन HH। ठीक है, अरे बात समझ में। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा H2 को कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, डेल्टा H2 को वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन
कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, माइनस ऑफ दिस प्लस दिस माइनस ऑफ डेल्टा H1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि डेल्टा H1 का साइन हमारा क्या है, बोल रहा है ना मोर हीट इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन बी, मोर हीट इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन बी। इसमें हीट अधिक इवॉल्व हो रहा है, मतलब दोनों का साइन हमारा क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है, साइन दोनों का हमारा क्या है, नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर हमारा साइन क्या है इसका, नेगेटिव आएगा। तो इसका जो वैल्यू आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा उसके मुकाबले क्या आएगा हमारा, ज्यादा आएगा ना। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक ही रिएक्शन में दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से मेथड हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे एक साथ। ठीक है, और बताइए इसमें कोई दिक्कत, हो जाएगा सॉल्व। 10th 11th में H प्लस वाला छोड़ दो, अभी H प्लस एक्वस वाला छोड़ दो, अभी हम लोग पढ़ लेंगे उसको। और तो कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से। 12th 13th 14th 15 देखो, इसमें तो रिएक्शन लिखना है था, कंबशन रिएक्शन लिखिए। हाँ हाँ बता रहे हैं 16 की 14, नहीं पीछे जो बच्चे पूछ रहे थे कौन सा था, 15 था क्या, तुम्हारा कौन सा था बेटा, ना ना उसके साइड में जो बेटा है तुम्हारा कौन सा डाउट था, कोई दिक्कत नहीं, 15 डाउट है ना। इसमें आप रिएक्शन लिखो बस, अपने आप हो जाएगा। बताइए कंबशन रिएक्शन क्या बनेगा कार्बन का, और किसका निकालना है फॉर्मेशन, सीओ का निकालना है। तो फॉर्मेशन रिएक्शन क्या बनेगा, सी प्लस हाफ O2 गिव्स सीओ। इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और क्या आ जाएगा आपका उसका डेल्टा H आ जाएगा, हो जाएगा 16। अब ये बन जाएगा इससे इजीली, ये भी हम लोगों ने सीखा ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इससे बना लो। ए से बी जाने पर क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक है, ए से बी जाने पर एंडोथर्मिक यानी कि ऊपर जा रहा है, बी यहां पर आएगा, ए नीचे जाएगा, डिफरेंस कितना रहेगा 100 का। ठीक है, और बी से सी जाने पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, तो यहां पर कहीं पे नीचे आएगा, और डिफरेंस कितना आएगा 80, मतलब इसलिए मैंने इसको सी को बीच में लिया है। अगर मान लो ये एंथैल्पी 120 होता, माइनस ऑफ 120, तो फिर आपका सी ए के भी नीचे पहुंच जाता, बट कितना दिया है उसने, ओनली 80 दिया है, 80 दिया है तो सिर्फ आपका ये यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, यहां से हम लोग इनकी स्टेबिलिटी भी कंपेयर कर सकते हैं, और इनका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करेक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग फॉर्मेशन कराएं, तो स्टार्टिंग में हमारा जो जो एलिमेंट्स होता है उनका एंथैल्पी हम लोग जीरो लेते हैं, जैसे कि H2 है या O2 है, तो उनका एंथैल्पी तो जीरो है आपका। इसमें हमारा कितना यूज हुआ, इतना, सी में इतना, और लास्ट वाले में इतना, हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारा आ रहा है। हाँ ऐसे देख लो, कैसे भी देख सकते हो ना, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वो फॉलो कर लो। 17th बेटा, इसमें आपको बस फॉर्मेशन रिएक्शन लिखिए। फॉर्मेशन रिएक्शन क्या बनेगा, N2 हाफ प्लस हाफ O2 गिव्स NO गैस। अब ये रिएक्शन फॉर्म करना है, तो इन दोनों को कैसे हम लोग आपस में ऐड करें कि हमको ये फॉर्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको तरीका मैंने समझाया था कि जो एक ही जगह दिख रहा है ना, पहले उसको टारगेट हम लोग कर लेंगे। तो तो देखो इसमें O2 को टारगेट मत करना, O2 दोनों में आ रहा है, O2 से दूरी रखना है हमको, O2 से मतलब नहीं, N2 और NO को टारगेट करना सही है। N2 और किसको, NO को, ये दोनों में बस एक एक जगह यूज हो रहे हैं। तो पहले वाले में हाफ से मल्टीप्लाई करो, पहले वाले में हाफ से मल्टीप्लाई करो, और फिर दूसरा हमको क्या चाहिए, NO, दूसरे वाले को भी हाफ से मल्टीप्लाई करके, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा। तो हमारा बेसिकली आंसर क्या कितना आ जाएगा, x/2 माइनस ऑफ y/2। हाँ मतलब वो x/2 हाफ ऑफ x ना, और माइनस ऑफ हाफ ऑफ y। समझे बात, किसी को डाउट है अभी बताओ।
बाकी फिर हम लोग लिख लेंगे और देख लेंगे कि एडिशन करने पर या जो भी हम लोग कर रहे हैं उससे हमारा नेट रिएक्शन फॉर्म हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। 18th 19 19 बिल्कुल ऐसे करना है। ये 1,3 ब्यूटाडाइन है ना, पहले इसको क्या कर दो, माइनस का आर ही दो इसको, और किस में कन्वर्ट करो इसको, विदाउट रेजोनेंस में कन्वर्ट कर लो। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन, तो ये CH2 होता है, H2 गैस, और किस में कन्वर्ट करेगा, अच्छा ये तो अभी तो रिएक्शन कुछ और ही है। फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन बनाना है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, हाँ बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, अच्छे, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमको इसका स्ट्रक्चर पता भी नहीं, सही बता रहे, क्योंकि इसे पता नहीं बॉन्ड कैसे है ना, पार्शियल बॉन्ड रेजोनेंस अगर होगा तो पहले क्या करेंगे इसको हम लोग, मुझे लगा इस कंटेक्स्ट में बोल रहा है ठीक है, ऐसे बन जाएगा बाद में ये, माइनस ऑफ आर लिखने के बाद थोड़े से इसकी बॉन्ड सही लिख लेना इस टाइप से, नहीं तो मालूम पड़ा कुछ बॉन्ड छूट जाए हमसे, है ना, ठीक है। अब हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं ना, किससे बनाना है, फॉर्मेशन करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो किससे बनाएगा बताइए, अच्छा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन आपको दिया हुआ है ना, ब्यूटेन हमको दिया हुआ है, तो इसको ऐसा करो ना, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करो इसको, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ब्यूटा डाई इन कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ब्यूटेन में, ऐसे लिखो इसको आप, अभी ठीक है क्या, अभी हमारा काम बन जाएगा। देखो ब्यूटेन हमारा क्या होता है हमको बताइए, C4H10 गैस, ठीक है ना। अब इसमें हमको पता तो है भाई, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमारा HH, लेकिन इसमें रेजोनेंस है ना, तो थोड़ा सा इसको ऐसे बना देना ताकि लगे हाँ की जो रेजोनेंस है, हाँ वो H2 लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस H2 हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, दो दो लग जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, आपको यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया है, किसका, ब्यूटेन का, और इसका भी आपको फॉर्मेशन का डेटा दिया है, तो डेल्टा H नॉट रिएक्शन हमारा एक तो वैसे निकल जाएगा, और एक हम लोग खुद निकाल देंगे, कैसे, बॉन्ड खेल से हम लोग निकाल सकते हैं ना इजीली, किससे निकाल सकते हैं, बॉन्ड खेल से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर पहले तो क्या करो, इसका रेजोनेंस हटाओ, ठीक है, और फिर यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पर तो आएगा माइनस ऑफ आर ई, ठीक है। अब ऊपर देखो एक बार, उसका 2 टाइम लग जाएगा ना, एक पाई बॉन्ड बॉन्ड तोड़ के एक H2 भी रिएक्ट कर रहा है, उसका डेल्टा H हमको दिया, यहाँ पर हमको 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं और 2 जगह H हमको लगाना है, तो कितना आ जाएगा इसका, 2 इंटू माइनस ऑफ 132 हो जाएगा क्या। और इधर हम लोग इसकी बात करें डेल्टा H रिएक्शन की, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, फॉर्मेशन की हेल्प से, इसका फॉर्मेशन माइनस इसका फॉर्मेशन, इसका तो जीरो आएगा इसी, ठीक है, और एक आपको ये दिख रहा है ये तरीका, माइनस ऑफ आर ई प्लस 2 इंटू 132, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना, माइनस ऑफ 140 माइनस ऑफ 115 इज माइनस ऑफ आर ई प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 132, ये क्या लिखा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, इसका तो जीरो है ही सही, और फिर ये कैसे लिखा, इस टाइप से लिख दिया, ठीक है, 21 22 23 22, पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लो, और वो किसके बराबर आ जाएगा, बॉन्ड के, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो रिएक्शन क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा इसका फॉर्मेशन रिएक्शन, N2 गैस, अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपसे शायद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन पूछा था ना, चलो अभी दोबारा पूछूंगा कुछ देर बाद, रुको, अभी तो तुमको पता लग ही गया है, अभी कुछ देर बाद दोबारा पूछेंगे, ये आ जाएगा इसका डेल्टा H नॉट रिएक्शन और डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन,
दोनों एक ही बात है ना, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन बोले या फिर डेल्टा एच फॉर्मेशन बोले, एक ही बात है, बिकॉज यहाँ पर ये आपके एलिमेंट्स तो किसमें है, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है आपके, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, और आपको कुछ कुछ दे दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर दो, कितना आ जाएगा ये 3/2 एप्सिलॉन एच एच, कितना बन जाएगा 3H गैस, इधर क्या हो जाएगा आपका ये N गैस, कैसे हाफ एप्सिलॉन NN, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना, और इधर हमारा कितना आ जाएगा ये इधर 3 एप्सिलॉन NH, निकल जाएगा आंसर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम इट्स एटम दिया है, एटम एटम दिया है ना, उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया है भाई, फॉर्मेशन एक अंग्रेजी का भी तो वर्ड है ना, इंग्लिश का भी तो वर्ड है फॉर्मेशन, तो उसको भी तो यूज कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ, अगर वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूरा लिखता है तो फिर उसमें तुम्हारी कंडीशन लग जाएगी, सिंपल एक फॉर्मेशन वर्ड तो कैसे भी यूज कर सकते हैं ना। आगे भी तो देखो ना क्या लिखा है, फ्रॉम इट्स एटम, पूरा लिख दिया ना उसने स्टेटमेंट, एटम से फॉर्म करना है। हाँ, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन आपको दे रखा है इनडायरेक्टली, इसका मीनिंग क्या दे रखा है आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि एटम से फॉर्म हो रहा है तो बॉन्ड में बनेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और उल्टा देखो तो एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखना साइन का, क्योंकि उसने आपको इस बार थोड़ा सा चेंज करके दिया, माइनस का 436 दिया है, लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे उसको प्लस का 436, क्योंकि हम लोग तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, हम तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर साइन आएगा प्लस का, समझ गया ना बात। तो यहाँ पर आपका डेल्टा एच रिएक्शन किसके बराबर है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के, और वही किसके बराबर आ जाएगा, हाफ इंटू प्लस का 712, प्लस का आएगा ना, क्योंकि हम तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, और इधर प्लस का 3/2 इंटू 436, और फिर माइनस का 3 एप्सिलॉन NH, आंसर आ जाएगा क्या 23 24। बीस तक बन गया, बना लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। कहां तक किया था मैंने आपको होमवर्क ये, ठीक है, थोड़े से तो बच रहे हैं। हाँ, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आपको दे दिया ना, तो यहाँ पर वो करते थे ना हम लोग, क्या बोलते थे उसको, ए से मल्टीप्लाई, मतलब ए वाला ले लेते थे कुछ ए फैक्टर, तो पहले वाला ए हो जाएगा, दूसरा वाला ए हो जाएगा, तीसरा वाला 0.5 इंटू ए आ जाएगा, और उसको क्या बोलते, कांस्टेंट ऑफ रेशियो कुछ बोलते थे साहब, समझ गए ना। अच्छा, इफ द बॉन्ड, और दिया क्या है इसने, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको दिया है, किस किसका, एक्स वाई का, X2 का और Y2 का, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई का फॉर्मेशन हमको करना है, ठीक है ना। बेटा देखा, आप बताओ मुझे, इधर से कौन बताएगा, आप बताओ बेटा, आपके पड़ोस में जो बैठा है, जो पानी पीने लग गई एकदम से, खड़े होके बताओ। हाँ, अब बात है पीना पानी, इसका फॉर्मेशन रिएक्शन क्या बनेगा, देखो तुम फिर कौन सीख गया ज्यादा, अभी रुक जाओ, अरे इसको बोलने दो बच्चे को यार, बोलो, x2 प्लस y2 बराबर xy, देखो तुम्हारी किसने हेल्प कर दी साइड से ना, बैठो, हाफ x2 प्लस हाफ y2 बराबर क्या कर देंगे x2, क्योंकि हमको यहाँ पर इसने दिया है ना कि उनका X2 और Y2 उनका गैसियस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना, अब हमारा काम हो गया इजीली, क्योंकि ये हमको ऑलरेडी पता है कितना है, माइनस का 200, ठीक है ना। इसको ऐसा मत लिखो ना, सिंपल लिखो बॉन्ड एंथैल्पी की फॉर्म में, क्या तोड़ के लिखना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दिस हाफ प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दिस माइनस 1 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दिस, लेकिन उसको आप ए मान लेना, पहले वाला कितना हो जाएगा, रेशो 1:1.5 दिया है ना, तो उसको ए मान लो, उसको ए मान लो, और उसको 0.5 ए मान लो, तो ये A/2 प्लस A/2 माइनस ऑफ A/2 की 0.5 दिया है ना, इक्वल्स टू माइनस का, लिख लो यार लिख लो, माइनस का 200 बराबर कितना आ जाएगा, A इंटू हाफ प्लस A इंटू हाफ माइनस A/2 इंटू 1, ठीक है ना। अब ये A और A/2 क्यों लिया,
क्योंकि आपको रेशो दिया है ना 1:1.5, 1:1.5, तो मैंने क्या लिया रेशो A/2 लिया। ठीक है, क्या एक बच्चा बताओ क्या वो, अच्छा ऐसा उल्टा ऑर्डर दिया है। अच्छा ऑर्डर चेंज करते हैं, XY का तो 1 A दिया है, ठीक है, और कौन गया, X2 का 1 दिया है, ठीक है, और Y2 कितना दिया है अभी, ठीक है, ठीक है, 25, 25 में साइक्लोप्रोपेन से क्या बनाना है आपको, प्रोपीन बनाना है। साइक्लोप्रोपेन तो ये होता है मेरे हिसाब से, और फिर क्या बनाना है, प्रोपीन, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर को यहां से यहां जाने में क्या चेंज हो रहा है, चाहो तो पूरा लिख लो, पूरा लिख लो आप तो, हाँ, एक सीसी बॉन्ड टूट रहा है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दोनों आपको डेटा दिया हुआ है। और अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो पूरा लिख लो, पूरा कैसे, ऐसे लिखेंगे पूरा, डेल्टा एच कितना आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कितना आ जाएगा 3 ε cc प्लस कितना पाइप, कितना सी एच बॉन्ड है 6 आ जाएगा ना, 6 ε ch, ये तो रिएक्टेंट का हो गया, फिर प्रोडक्ट का लिख लो ऐसे ही, तो यहां पर कितना हो जाएगा ε cc प्लस ε c डबल बॉन्ड सी प्लस पाई बॉन्ड सी एच बॉन्ड काउंट कर लेंगे, 3 4 2 6, 6 ε ch, ऐसे लिख लो, ठीक है ना, आ जाएगा आंसर 26, खत्म, 26, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl, रिएक्शन लिखो, हाफ I2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स ICl, और फिर क्या करो आप, ये जो डेटा दिया है ना, हो जाएगा सोल्व, सब्लिमेशन करना पड़ेगा पहले, फिर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आई का, पहले आई को सब्लाइम करना पड़ेगा I2 गैस, और फिर एप्सिलॉन II आ जाएगा, Cl2 पहले से गैस में तो सिर्फ उसका बॉन्ड तोड़ दो, और ICl का भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एप्सिलॉन ICl, और फिर पहले ऐसे लिखना डेल्टा एच, और फिर ऐसे घूम के आना पड़ेगा, समझ गए, करके देखना, नहीं आया तो बताना फिर मुझे, खत्म ना। चलो आज कोशिश करते हैं इस चैप्टर को एंड करने का, ठीक है ना, कहां पहुंच गए थे हम लोग, हाँ डेफिनेशन हमने याद किया है ना, चलो डेफिनेशन पूछेंगे, अभी पूछेंगे, रुक जाओ, ये बताओ मुझे कि हम लोगों ने डाइल्यूशन लिख लिया था क्या, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इसके पहले क्या पढ़ा था, डाइल्यूशन ही पढ़ाया, ठीक है, कैलोरीमेट्री वाला सवाल सॉल्व किया था बस, देखो नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, तो देखो नाम में क्या मालूम पड़ रहा है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन हमको करना है, मतलब कोई भी सब्सटेंस आपका जो है ना, उसमें पहले से कुछ सॉल्यूशन तो है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें हम लोग सॉल्वेंट और ऐड कर रहे हैं, ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो जाए, मोर डाइल्यूटेड फॉर्म में वो आ जाए, इसमें जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन में हम लास्ट टाइम पढ़ा था, सॉल्यूशन में तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस में पानी ऐड करते हैं, इतना पानी ऐड कर देते हैं कि अब बाद में उसमें एंथैल्पी चेंज होना बंद हो जाए, ठीक है ना, तो थोड़ा रिलेटेड टाइप है, जैसे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ा हम लोगों ने, गैसियस आयन को एक्वस में कन्वर्ट करना है, फिर हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग एक्सेस में पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर आयनिक कंपाउंड,
ठीक है, तो पहले इसके लिए लिखिए आप एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन के अंदर इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change, it is the enthalpy change when a solution containing, it is the enthalpy change when a solution containing, when a solution containing 1 mole of solute, solution containing 1 mole of solute is diluted, is diluted to lower concentration, is diluted to lower concentration, diluted to lower concentration from high concentration. ठीक है ना, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखो ऐसे, जैसे कि मान लो हमारे पास ये C6H12O6 है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मतलब ये बेसिकली किसके अंदर प्रेजेंट है, आपका 300, इसका एक मोल किसमें प्रेजेंट है, 300 मोल्स ऑफ वाटर में आपका ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर हम लोगों ने इसमें ऐड किया, ठीक है ना, तो आपका एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मान लीजिए कि आपका ये C6H12O6 आपका 300 से कितना चला गया, ये 500H2 में आपका चला गया, ठीक है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि इसका जो फॉर्म है अभी भी है आपका एक्वस ही है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी हमारा अगर हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, पानी लिया है, तो फॉर्म हमारा क्या रहेगा इसका, यहाँ पर एक्वस ही रहेगा। बात समझ में आ गई क्या। सॉल्यूशन में ये पानी हम लोग लेते, जहां लिखते नीचे डिनोमिनेटर में क्या मतलब, यहाँ पर नीचे लिखते साथ में हम लोग एक्सेस लिखते, क्या लिखते, एक्सेस लिखते, यहाँ पर एक्सेस ही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आपने पानी ऐड कर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर हम लोग लिख सकते हैं 200 वाटर हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। सबको बात समझ में आ गई क्या। जैसे कि C12H22O11 ये आपका एक्वस फॉर्म में ही है, और मान लेते हैं कि पहले इसमें कितना था 500 वाटर, यानी कि इसके एक मोल 500 मोल्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। आपने इसमें क्या कर दिया, कुछ 100 वाटर और ऐड किया, 100 मोल वाटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में ही है, लेकिन अब कितना हो गया, ये 600H2 यहाँ पर अभी आ गया, तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इसको बोल देंगे, ठीक है, लिख लो इसको। क्या इसमें हम लोग एंथैल्पी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, साइन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ज्यादा अलग अलग साइन मिल सकता है इसलिए। हाँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आपका आता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो तो हमेशा हमारा क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। हाइड्रेशन हमेशा एनर्जी रिलीज ही आपका होगा यहाँ पर, ठीक है। गैसियस आयन, हाँ उसमें तो आपका गैसियस आयन होना कंपलसरी, इसमें तो ये ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में ही है, ठीक है ना, ये किसलिए डिफाइंड है, ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में, और पानी हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें, तो गैसियस स्टेट में आपका होता है, ठीक है ना, किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में आपका होता है। तो ये हमारा था क्या, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए आप इसमें, इसको लिख लो पहले। अच्छा, डेल्टा एच नॉट डाइल्यूशन कितना वैल्यू पॉसिबल है, डाइल्यूशन कितना वैल्यू पॉसिबल है, बहुत सारा पॉसिबल है ना। ये तो आपका डिपेंड कर रहा है कि आप इसमें 300 में 1 मोल वाटर और ऐड कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, कि 200 कर रहे हो, कि 400 कर रहे हो। तो यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है किसका, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का, डिपेंडिंग हम लोगों ने कितना डाइल्यूशन किया है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन एक, देखो आपको डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन दिया है, किसका दिया है, कोई ए सॉल्ट है 300H2O का दिया है, कितना वैल्यू दे दिया, माइनस का 20 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। दूसरा आपको दिया है डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन, किसका दिया, ए
500 H2O का दिया, कितना दिया, माइनस का 7 किलो कैलोरी पर मोल। और पूछा आपसे फाइंड डेल्टा H नॉट डाइल्यूशन फॉर रिएक्शन A 300 H2O plus 200 H2O liquid gives A 500 H2। बस डेफिनेशन का एक चैप्टर है पूरा, डेफिनेशन पता है तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। डेफिनेशन सेंस की मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, याद नहीं करना डेफिनेशन को, अंडरस्टैंडिंग को कि हाँ क्या बताना चाह रहा है। बताओ। +13 कि -13? कितने को प्लस लगता है, कितने को माइनस लगता है, और कितने को कुछ नहीं लगता है। चलो दोबारा, प्लस कितने बच्चों का आ रहा है, देखो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। माइनस कितने का आ रहा है, माइनस ही सही आएगा, माइनस ही आएगा। वो ऐसे भी सोच सकते हो ना, देखो यार, चलो देखते हैं जो भी आता है। देखो क्या बोल रहा है, डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन, डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन, तो रिएक्शन क्या बनेगा बताओ, रिएक्शन क्या बनेगा, सॉल्यूशन लिखना है तो बताओ। क्या बोल रहे हो, ढंग से बोलो, कुछ क्या लिखना क्या है बताओ। क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, एक्सेस में ऐड करते हैं ना पानी, तो क्या बनेगा ये आपका ए एक्वस बन जाएगा ना भाई, एक्सेस में पानी ऐड किया हम लोगों ने। तो सिमिलरली यहां पर इसकी बात करें ए 500 H2, तो इसमें भी पानी एक्सेस में ऐड करना पड़ेगा ना, ये भी एक्सेस में है और ये भी हमारा एक्सेस में है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका बी ए एक्वस वापस, सॉरी वापस अगेन ए एक्वस। लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग था, ये मोर डाइल्यूटेड फॉर्म में है, दिस इज इन लेस डाइल्यूटेड फॉर्म ना। और इसका डेल्टा एच कितना दिया है, माइनस का 20, और इसका कितना दिया है, माइनस का 7। और हमें क्या चाहिए, हमें तो ये रिएक्शन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दे बस, इसको उल्टा करने पर हमारा काम बन जाएगा ना। तो आप तो सिंपल क्या कर दो, 1 में दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा ध्यान में रखना, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इस वाटर में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पर 300 पानी था ना, तो यहाँ पर पानी एक्सेस में भी डिफरेंस, ज्यादा पानी लेना पड़ेगा। ये 500 पानी है, तो एक्सेस में तो है लेकिन थोड़ा सा कम होगा ना उससे, तो कितना कम होगा, 200 पानी कम आएगा। कितना आएगा, 200 कम हमको चाहिए होगा। जैसे कि अगर हमको यहाँ पर n लगा पानी, n वाटर वेर n इज वेरी लार्ज, तो यहाँ पर ये n-2 है, क्या यहाँ पर ये n-2 है। सबको क्लियर है ना बात, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ n और n-, हमको पता होना चाहिए कि ऐसा है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर n और यहाँ पर आप n-2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि H2 को पूरा ही गायब कर दे हम लोग। H2 को पूरा गायब नहीं कर सकते हैं, कितना हो जाएगा जरा देखना, ये जाएगा उधर और ये एक्वस आएगा इधर, तो ए एक्वस से एक्वस कैंसल आउट, तो ये बनेगा हमारा ए 300 H2। अच्छा ये H2 इधर आएगा, ये इधर आएगा, और दोनों में डिफरेंस, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 200 H2 लिखना पड़ेगा। अरे किस में कन्वर्ट होगा हमारा, ए 500 H2O में, ठीक है ना। और रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करने पर डेल्टा एच भी सब्ट्रैक्ट आपका हो जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा एच कितना आ जाएगा, माइनस का 20 माइनस माइनस का 7, यानी कि माइनस का 13 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो n, और यहाँ पर आप चाहें तो n-200 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n-200 ऐसे लिख लो, n-200
H2 where n is very large. ठीक है ना? ठीक है, तो ये हमारा था एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का भाई। और इनका तीसरा भाई भी और आएगा जिसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी एक अलग चीज है, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट एक अलग, बेसिकली एंथैल्पी को समझाता है। लिखिए पहले इसको। तो थोड़ा सा हमको क्या इसमें रिएक्शन लिखना हमको जरूर से आना चाहिए, और रिएक्शन हम तभी लिख पाएंगे जब हमको थोड़ा सा डेफिनेशन का आइडिया हमको होगा, है ना। डेफिनेशन हमको याद है तो फिर थोड़ा क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे गैस करेंगे। हाँ समझ गए ना कैसे गैस करेंगे, या तो इसमें से माइनस होगा या उसमें से माइनस होगा, तो या तो प्लस का 13 आएगा या माइनस का 13 आएगा। हाँ हाँ बोल सकते हो, लेकिन जब हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम लोग सॉलिड को डिसॉल्व कराते हैं ना, तो उसका डेल्टा एच में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है, कभी एंडोथर्मिक होता है कभी एक्सोथर्मिक होता है। हाँ गैसेस के लिए आप बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्या मिलता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। गैसेस के लिए सब बोल सकते हैं, सॉलिड्स के केस में थोड़ी सी इरेगुलरिटी है ज्यादा, इसलिए हम लोग कमेंट नहीं करते हैं सीधा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है, तो देखो बहुत सारे सॉल्ट हमारे ना हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका CuSO4.5H2 बनाता है ना, FeSO4 कुछ हमारा 10H2 बनाता है ऐसे। तो इसमें जो एंथैल्पी आपका चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है ना, बेसिकली करना क्या है, किसी भी एनहाइड्रस सॉल्ट को या पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम लोग क्या कराएंगे, उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोला मैंने, एनहाइड्रस फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में। जैसे कि सिंपल CuSO4 ले लो, अभी वो एनहाइड्रस फॉर्म में पानी ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा CuSO4.5H2, तो उसका हाइड्रेटेड फॉर्म आ जाएगा। इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो हमारा बन जाएगा क्या, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अभी तो लास्ट टाइम तो हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ाया था, गैसियस आयन ले रहे थे, ये क्या है, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट है। किससे रिलेट करना है इसको, हाइड्रेटेड सॉल्ट से रिलेट करना है। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन, फिर लिखेंगे इसका रिएक्शन हम लोग। लिखिए इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when one mole of, it is the enthalpy change when one mole of anhydrous, when one mole of anhydrous or partially hydrated salt, when one mole of anhydrous or partially hydrated salt, partially hydrated salt is converted into its, is converted into its, is converted into its hydrated form, is converted into its hydrated form। ठीक है। अच्छा रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एक्सेस में, एक्सेस में ऐड नहीं करना है यार, पानी ऐड करना लेकिन एक्सेस में ऐड नहीं करना है, नहीं तो पता नहीं एक्वस बन जाएगा ना। एक्वस नहीं बनाना है हमको, थोड़ा ही पानी ऐड करना है कि बस वो हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाए। जैसे कि CuSO4 अभी हमारा ये सॉलिड फॉर्म में, हम लोगों ने इसमें क्या ऐड किया, वाटर हम लोगों ने ऐड किया, कितना ऐड किया, सिर्फ पानी 5। ठीक है, और ये क्या बना देगा आपका अच्छा यहाँ की जो स्टेट है वो क्या ली जाए, सॉलिड। अभी सॉलिड फॉर्म में तो है, अभी तो CuSO4.5H2 बना है। एक्वस तो तब होता जब पानी आप ज्यादा यूज कर लेते, क्या कर लेते हैं आप यहाँ पर, पानी ज्यादा हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोला जाएगा डेल्टा एच हाइड्रेशन, किसका, CuSO4 का। ठीक है,
सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na2CO3 सॉलिड प्लस 10H2O, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये भी हमारा क्या आएगा, सॉलिड आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। CO3 से सल्फेट लेना है यार। ठीक है, अब ये 3 4 एंथैल्पीज हो गई, इसको एक साथ हमको रिलेट करना है। हाइड्रेशन एंथैल्पी गैसेस आयन के लिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन खूब सारा पानी ऐड करना है, बिल्कुल एक्सेस में। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में पहले से कुछ पानी है, थोड़ा पानी और ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं सिर्फ। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म बना रहे हैं सिर्फ सॉल्ट का, क्या बना रहे हैं, सॉल्ट का सिर्फ एक हाइड्रेटेड फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। लिख लिया, यहां पर भी SO4 करो। लिखा सभी ने, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। लिखिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस at 25 degree Celsius 1 mole MgSO4 solid, at 25 degree Celsius 1 mole MgSO4 solid was dissolved in enough water, 1 mole MgSO4 solid was dissolved in enough water, ठीक है। the heat evolved was the heat evolved was 91 kilojoule, the heat evolved was 91 kilojoule, 91 kilojoule, ठीक है। when 1 mole of MgSO4.7H2O, when 1 mole of when 1 mole of MgSO4.7H2O solid is dissolved in enough water, is dissolved in enough water to give is dissolved in enough water to give same final composition, to give same final composition, 14 kilojoule of heat is absorbed, 14 kilojoule of heat is absorbed, ठीक है। find the delta H reaction, find the delta H reaction for MgSO4 solid plus 7H2O gives MgSO4 dot 7H2O solid। इसका ध्यान में रखना, इसमें स्ट्रेट क्या लेते हैं हम लोग, हमेशा सॉलिड ली जाती है, जो ये दिखा रहा है कि पानी बहुत अधिक ऐड नहीं किया है। निकालो सब बच्चे इसका आंसर। साइन क्या आएगा, बढ़िया, तुम्हारा प्लस नहीं, माइनस।
अच्छा आ गया है ना, माइनस आएगा। अच्छा इवनिंग में ऐसे एक क्वेश्चन कराया, मतलब आंसर 120 है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं मेरे पास एक गलत आंसर लिखा हुआ था उसका 120 जब 100, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उसका आंसर आ रहा है 1214, मतलब 1204 आ रहा है उसका आंसर। मेरा यार 4 भी आएगा इसमें, बोला हाँ सर मेरा आ गया। अब तो कहाँ तो 120 आ रहा है और कहाँ पर 1204 आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, कि हाँ सर आ गया नेगेटिव। हम तो 4 लगा देते, प्लस माइनस में तो क्या दिक्कत है। ना ना तुम्हारा आ रहा है। अच्छा देखो पहले में क्या बोल रहा है, MgSO4 को डिसोल्व कहाँ कर रहे हैं हम लोग, इनफ वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, और कितना एनर्जी 91 रिलीज हुआ है। तो रिएक्शन क्या बनाएगा, सॉलिड, ये एक्सिस में रहेगा ना, फॉर्म क्या आएगा पीछे इधर, एक्वस आएगा, ठीक है ना, और डेल्टा एच कितना आएगा -91, जो भी यूनिट दिया देख लेंगे। दूसरी बार किसको आपने क्या किया, इस बार आपने MgSO4.7H2O लिया, और इस बार आपने फिर से H2O क्या लिया, एक्सिस में लिया, और इस बार भी क्या बनेगा आपका अगेन MgSO4 एक्वस, कितना दिया है 14 प्लस का दिया है, एब्जॉर्ब हुआ है ना, और किसका निकालना है, इसका निकालना है, फिर से वैसे कर लेंगे जैसे पहले किया था, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें ये डिफरेंस है कि पहले आपको साफ साफ नोटेशन दिया था, इस बार आपको उसको लैंग्वेज फॉर्म में समझा दिया है बस। और इस बार हम लोगों ने क्या यूज कर लिया है साथ में, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को हम लोगों ने यूज कर लिया है। तो क्या करेंगे, ये रिएक्शन फॉर्म करने जो आपको दिया गया है, तो उल्टा करके इसको भी ऐड कर लें क्या, इसको रिवर्स करना है सेकंड वाले को बस, है ना, तो 1 - 2 करना है। हाँ वही डायरेक्ट सब ही कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा इससे आपका MgSO4 सॉलिड प्लस 7H2O लिक्विड गिव्स MgSO4.7H2O, सॉलिड ही बोला जाएगा इसको, और डेल्टा H माइनस करने पर -91 माइनस का 14 माइनस का 105 आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये एक जैसी जो टर्म्स थी हमारी ये एंड हुई। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, जिससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं बहुत। ऐसे लिख लो, यहाँ पर NH2 लिख लो, और यहाँ पर क्या लिख लो N-7। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उसके पास 7 पहले से ही था, ठीक है ना, अभी ठीक है बात। हाँ अब जो नेक्स्ट एंथैल्पी हमारा वो है क्या, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को पढ़ने से पहले छोटी सी एंथैल्पी हम लोग पढ़ेंगे ताकि उसमें दिक्कत आए, वो है हमारा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे अच्छे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन से। इसको लिखो फिर बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, पहले आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन लिखिए फटाफट। तो देखो क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो पूरा टूट जाता है अपने आयन से। भाई इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या है, आयन प्रोड्यूस करना, है ना, आयन प्रोड्यूस करना वो इलेक्ट्रोलाइट का काम है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जो जितना आपने लिया उतना आयन आपको दे, जैसे कि 1 मोल NaCl लिया तो 1 मोल तो Na प्लस मिल जाए और 1 मोल Cl माइनस, पूरा टूट जाए आपका, ठीक है ना, अपने आप पहले से फुल आयोनाइज्ड है। 1 मोल HCl ले लो, पानी में ऐड करो, पानी में ऐड करते आपको 1 मोल H प्लस मिलेगा और 1 मोल Cl माइनस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हमारे, वीक भी होते हैं। वीक जैसे कि एसिटिक एसिड, जिसको वीक एसिड हम लोग बोल देते हैं। अब आप एसिटिक एसिड का अगर आप 1 मोल लोगे और उसको पानी में ऐड करोगे और आप सोचोगे कि आपको 1 मोल H+ मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। एसिटिक एसिड जो होता है आपका, उसका 5% या 10% के आसपास ही डिसोसिएशन होता है। तो 1 मोल अगर आप लेंगे तो आपको 0.05 मोल के आसपास क्या मिलेगा, H+ आपको मिलेगा। अरे बात समझ में, इनको बोलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, जितने भी वीक एसिड हैं, वीक बेस हैं, सब हमारे क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, ये तीनों हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। इस चीज को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम, जब हम लोग पीएच वगैरह कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमको उतना काम यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पर हमको इसको। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, फुल डिसोसिएटेड है पहले से ही। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या है, वीक एसिड, वीक बेस, वो हमारे कुछ ही अमाउंट में डिसोसिएटेड होते हैं। तो ये जो एंथैल्पी है, ये क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इट इज द अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। आ रही बात समझ में, किसी भी कंपाउंड को कंप्लीटली आयोनाइज करने में आपको कितना एंथैल्पी लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एसिटिक एसिड ले लिया, कंप्लीटली आयोनाइज कर दो, क्या बना दो, CH3CO- प्लस H+ बना दो, कितना एंथैल्पी लगेगा, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, NH4 NH2OH ले लो आप, NH2OH ले लो, उसमें देख लो ऐसे ही, उसको पूरा आयोनाइज करने में कितना एंथैल्पी लगेगा, वो उसका हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और भी है HCN, ये भी वीक एसिड अपने पास। आ रही बात समझ में, pyridine वगैरह जो है, इन सब के लिए। बात सबको समझ में आ गई क्या, तो लिखिए इसमें आप, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज it is the enthalpy change, ऐसे लिखो इसमें यार, चेंज को हटा दो, यहाँ लिखो रिक्वायर्ड, इट इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड, इट इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ionize, it is the enthalpy required to completely ionize or dissociate, to completely ionize or dissociate given species। ठीक है, given species, जैसे कि आपके पास क्या है, ये CH3COH एक्वस हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका डिसोसिएटेड तो होता है, लेकिन बहुत कम फॉर्म, बहुत कम ही डिसोसिएट होता है ना, बहुत कम अमाउंट, 5% के आसपास मान लो आप। ठीक है, तो इसको डिसोसिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा H आयनाइजेशन बोल सकते हैं क्या, किसका, एसिटिक एसिड का हो जाएगा ये। आ रही बात समझ में आपको। और भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या ले लिया, HCN ले लिया, HCN एक्वस ले लिया, ठीक, क्या बनाएगा आपका, CN- एक्वस प्लस H+ एक्वस, हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। बस में आ गई। या फिर आप क्या ले लीजिए यहाँ पर, NH4OH ले लीजिए, ये क्या बनाएगा आपका, NH4 प्लस एक्वस प्लस OH- एक्वस। इन सबका अपने आप क्या आ जाएगा, ये डेल्टा H आयनाइजेशन आ जाएगा। क्यों, बिकॉज ये क्या है हमारे, ये सबके सब हमारे क्या है, दे ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन होते हैं ये, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है ना, बहुत अधिक डेप्थ में अभी हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे ना, क्योंकि हमको ये वैसे भी पढ़ना ही है आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर मेन एम है वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को समझना, उसके लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। सबको बात समझ में आ गई क्या, ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H आयनाइजेशन को कितना ले सकते हैं, 0 हम लोग ले सकते हैं। क्यों, जैसे ही आपने HCl लिया एक्वस मीडियम में, वो बिना किसी एनर्जी की जरूरत के पूरा टूट जाएगा आपका अपने आप, जरूरत नहीं है आपको कुछ भी ऐड करने का। स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, NaOH एक्वस, किस फॉर्म में रहेगा, Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस की फॉर्म में आपका हो रहेगा। या NaCl एक्वस ले लो, सॉल्ट। ठीक है, क्या ले लो आप, NaCl एक्वस ले लो, ये भी आपका क्या रहेगा, अपने आप
पानी में ऐड करते हैं पहले पूरा आपका डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, Na+ की फॉर्म में और Cl- की फॉर्म में आपका डिसोसिएट हो जाएगा। नहीं देना पड़ेगा आपको, तोड़ने ब्रेक करना है ना आपको कंपाउंड को। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो तो उसका रीजन अलग होता है, वो तो हाइड्रेशन के कारण होता है। आयंस का हाइड्रेशन होता है ना पानी में ऐड करने पर, इसलिए आपको एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पर आपको समझो कि यहाँ पर है ना CH3COH में अपोजिट आयन है ये, CH3CO- और H+ आयन है ना, तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा ना इनको दूर करने के लिए, आयनाइज करने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको एनर्जी देना ही आपको पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म फॉर्म क्या लिया, एक्वस फॉर्म लिया है, सॉलिड फॉर्म नहीं लिया है। अगर आप सॉलिड लोगे तो फिर यहाँ पर अपने आप हाइड्रेशन आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। हमने पहले से क्या लिया यहाँ पर एक्वस फॉर्म लिया कि एक्वस में है, पानी में डिजोल्व है, क्या ठीक है ना। अब इसको हमको कहाँ यूज करना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली तो आपकी शीट में भी नहीं मिलेगा आपको ना, पर उसको समझाना मुश्किल हो जाता है बिना इसके। अब हम लोग उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। तो न्यूट्रलाइजेशन को पता ही ऑलरेडी क्या होता है, जल्दी से लिखो उसको पहले। हाँ, एसिड और बेस का रिएक्शन क्या रहता है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, लिख लिया सभी ने। देखिए, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हमको बताइए ना। HCl में जब हम लोग NaOH ऐड करते हैं, एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है ना, तो एनर्जी क्यों रिलीज होता है, क्या रीजन है। डाइल्यूशन थोड़ी कर रहे हैं, पानी तो डाल रहे हैं HCl को, HCl में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, NaOH ऐड कर रहे हैं। तो देखो उसमें जो मेन रीजन है ना एनर्जी रिलीज होने का, पता है क्या, वो ये है कि जब आप HCl में NaOH ऐड करते हो ना, तो ये बनाता है एक तो NaCl। अब पानी के अंदर, अगर हम लोग पानी के अंदर बात करें, तो ये HCl तो पहले से किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है, H+ और Cl- की फॉर्म प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Na+ और OH- की फॉर्म में। इसको हम लोग लिख ऐसे रहे NaCl, बट NaCl होता थोड़ी ना, तो होता है Na+ और Cl-। हाँ, ये जो साथ में और बनता है ना, ये आपका रेस्पॉन्सिबल है इस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए। पानी एक बहुत ही बेकार इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर इज अ वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन नहीं होता है इसका बिल्कुल भी। 10⁻⁻12% के आसपास इसका डिसोसिएशन होता है, यानी कि कितना हो गया, लगभग 10 करोड़ पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल आपका डिसोसिएट करता है, 1.6 के आसपास कुछ होता है इसका वैल्यू। इतना पुअर आपका क्या है, पानी इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है ना आपका, इससे आपको एनर्जी मिलता है, ठीक है। इसका H+ और इसका OH-, बाकी सब तो एक्वस फॉर्म में है यहाँ पर पहले से ही, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये सब एक्वस फॉर्म में ही है, ठीक है ना। इसलिए हमको एनर्जी मिलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम लोग बोल देते हैं। आ रही बात समझ में। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H+ रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ OH-, ठीक है ना। वैल्यू भी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल आपका यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, या -57.3 किलो जूल पर मोल। दोनों यूनिट आपको यहाँ पर याद रखना होता है, किलो कैलोरी वाला भी और किलो जूल वाला भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि H+ और OH- में आपका कितना एंथैल्पी चेंज आ रहा है, इतना आपका एंथैल्पी चेंज आ रहा है, ठीक है ना, इस रिएक्शन का आ रहा है। ये हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी है। अब सेकंड डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड बेस के लिए डिफाइन कर लो। भाई एसिड बेस में भी तो ये रिएक्शन आपका होता है,
एसिड बेस में भी तो ये रिएक्शन हो रहा है, H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो उसकी सेकंड डेफिनेशन हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट थोड़ा सा अजीब सा है ना, इसको भी हम लोग टैकल कर लेंगे भी आगे ना। हम लोग क्या करेंगे, मोल में डील करेंगे पूरा। डेफिनेशन डिफाइंड किसके ऊपर है, इक्विवेलेंट पे डिफाइंड है, लेकिन हम लोग किसको यूज करेंगे, मोल में। जैसे कि यहाँ पर एक मोल में कितना आया, -13.7 आया, और 2 मोल कर देंगे तो डबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो देखते हैं, लिखो पहले डेफिनेशन इसका। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, it is the enthalpy change when 1 mole of H plus, it is enthalpy change when 1 mole of H plus reacts with, when one mole of H plus reacts with 1 mole of OH minus, OH minus to form water, to form 1 mole, क्या, to form water ना, to form water। ये लिख लीजिए, जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स H2O, और कितना आता है इसका वैल्यू, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल और -57.3 किलो जूल पर मोल। और इसको आपको याद भी रखना होता है ना, वैसे क्वेश्चन में वैल्यूज कभी कभी वो चेंज करता है, मतलब तेरा बोलता है 13.5 यूज कर लो, तो तब है जब वैल्यूज ने दे दिया, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हमको यूज करना रहता है। हरी बात समझ बच्चों को? ठीक है, इसको लिखने के बाद एक डेफिनेशन इसका हम लोग और लिखेंगे, तो कॉपी के बिल्कुल सेंटर में और करके फिर नेक्स्ट टाइम में लिखना आप, इट इज द एंथैल्पी चेंज, और करके लिखना आप, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक इक्विवेलेंट, जैसे कि 1 ग्राम मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल, है ना। तो व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड reacts with 1 gram equivalent of base, 1 gram equivalent of base, 1 gram equivalent of acid reacts with 1 gram equivalent of base। ठीक है ना? अब इधर देखो थोड़ी देर बोर्ड पे, देखो यहां पर एक बार आप, जैसे कि मान लीजिए कि ये HCl है और ये NaOH है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या लिया, इसका 1 मोल लिया, और इसका भी कितना लिया, 1 मोल, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, -13.7 किलो कैलोरी रिलीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। किलो कैलोरी पर मोल की जरूरत क्या आ रही है, हम लोगों ने 1 मोल लिया है ना यहाँ पर, है ना, तो कितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा यहाँ पर, 13.7। अच्छा मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, HCl का कर दें 2 मोल, और इस NaOH का भी कर दिया कितना, 2 मोल, कितना रिलीज होगा, तो सिंपल सी बात है डबल, क्योंकि इसमें डबल HCl H प्लस मिल रहा है, इसमें डबल हमको OH माइनस मिल रहा है, तो 2 मोल ऑफ H प्लस रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ OH माइनस से, तो 2 मोल ऑफ वाटर बन जाएंगे डबल। अच्छा मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर कर दें, इसको तो हम लोग कर दें क्या, HCl ही कर दें इसको तो हम लोग, HCl, और इसको हम लोगों ने कर दिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका हम लोगों ने कर दिया यहाँ पर कितना, 2 मोल, और इसका हम लोगों ने कर दिया यहाँ पर 1.5 मोल। आंसर कितना आएगा लास्ट में बताओ, 1 टाइम डेल्टा H, 2 टाइम डेल्टा H, 3 टाइम्स। तो देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, H प्लस और OH माइनस कैलकुलेट करेंगे, ये कितना H प्लस देगा, 2 मोल देगा ना, 2 मोल देगा, ये कितना देगा OH माइनस, 3 मोल, तो कितना H प्लस मिला, नेट हमको इससे निकालेंगे 2 से आंसर, तो डेल्टा H कितना आएगा यहाँ पर हमारा,
2 इंटू माइनस ऑफ 13.7। सबको ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है ना? ऐसे क्यों निकाला? बिकॉज ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ये कितना H प्लस दे रहा है? 2। यहां से OH माइनस कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा था। तो न्यूट्रलाइजेशन 2 का ही हो पाएगा ना। अब इसी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। इसको तो कर दिया 1 इक्विवेलेंट। कैसे भैया? अगर एक इक्विवेलेंट एक मोल ही बन जाए तो फिर तो इसकी इक्विवेलेंट को हम लोग पढ़ेंगे क्यों? हाँ, तरह डील नहीं करेंगे, मोल में कन्वर्ट करके डील करेंगे। अगर मोल की तरह डील कर लेंगे तो फिर क्या मतलब रहा? अब सुनो एक बार यहाँ पर ध्यान से ना, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये 1 इक्विवेलेंट दिया है ना, 1 इक्विवेलेंट हमको दिया है, तो हम लोग यूं सोचेंगे दिमाग में कि इक्विवेलेंट वाला हमें कम आता है। हम लोग किससे आंसर निकालेंगे? मोल से, है ना? ध्यान रखना, कभी भी मिक्स मत करना। जैसे कि मान लो एक को तो ले लिया मोल में, एक को ले लिया किसमें, इक्विवेलेंट में, और आंसर निकालने लग गए, है ना? पक्की से गलती हुई मान के चलो, ठीक है ना? दोनों को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और बेटर ये कि आप किसमें कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करो। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़े से फॉर्म में लिखवा देता हूँ, रेडॉक्स वाले, जो आपने 11th में पढ़े थे, और बड़े आसानी से आप उनको याद कर पाएंगे। इस फॉर्म में आपको मैं लिखवाऊंगा। देखो एक बार, ये हमारा था मोल कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूले हमको फिर से यूज करने हैं। कहां पर? जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा रेडॉक्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, बड़ा आसान है। मोल है और इधर हमारा क्या है, रेडॉक्स। दोनों चैप्टर एक ही काम आते हैं। वो मोल ऑफ प्रोडक्ट या मोल ऑफ रिएक्टेंट निकालने का काम आता है, एक ही काम है दोनों का, ठीक है ना? लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग किसको यूज करते हैं? मोल्स को यूज करते हैं। इसमें किसको यूज करते हैं? इक्विवेलेंट को यूज करते हैं, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट में किसको यूज करते हैं? मोलेरिटी को। इसमें किसको यूज करते हैं? नॉर्मेलिटी को। मोल कंसेप्ट में किसको यूज करते हैं? मोलर मास को। इसमें किसको यूज करते हैं? इक्विवेलेंट मास को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बात? अब बस करना क्या है, मोल को किसमें कन्वर्ट करना है? इक्विवेलेंट में। बस आपको एक टर्म यहां पर मल्टीप्लाई करना है, यहां पर एक टर्म मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर डिवाइड करना है बस। और एन फैक्टर इस चैप्टर के लिए बड़ा ही आसान है। एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस, और बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस। बड़ा आसान है। यहां पर क्या है आपका एन फैक्टर? सिंपली एन फैक्टर हमारा यहां पर क्या है? नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस फॉर गिवन बाय 1 मोल ऑफ एसिड, गिवन बाय 1 मोल ऑफ एसिड और बेस, ठीक है ना? तो इसको हमको अच्छे से याद रखना ना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है अच्छा क्वेश्चन, उसमें कभी भी मोल देता ही नहीं है वो, मान के चलो आप। कभी भी इसका जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा उसमें मोल नहीं देगा, हमेशा क्या करेगा, आपको इक्विवेलेंट देगा जानबूझ के, और कोशिश करेगा एक का तो मोल दे और एक जगह इक्विवेलेंट दे। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, सबको मोल में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है ना? कितना भी हमें कॉन्फिडेंस, हम लोग सोचेंगे कि हमें थोड़ा इक्विवेलेंट कम ही आता है, हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। बड़ा आसान है, आपको मैंने समझा दिया। यहाँ पर मोल है इधर, तो उधर इक्विवेलेंट है, इधर मोलरिटी, उधर नॉर्मेलिटी है, इधर मोलर मास है, तो उधर इक्विवेलेंट मास है। और कन्वर्जन क्या है? सिर्फ एन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन। इसमें एक फोर्थ फॉर्मूला और आएगा नीचे यहाँ पर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो उस टाइम क्या हो जाएगा ना, दो में तो मल्टीप्लाई होता है और दो में डिवाइड होता है। दो में तो मल्टीप्लाई जो हो रहा है, और दो में क्या होता है? डिवाइड। तो उसको वहां पर देखेंगे हम लोग ना। अब देखो यहाँ पर आ जाओ फिर से। हाँ पहले लिख ले, देखो एक बार पहले यहाँ क्या दिया हुआ है? 1 इक्विवेलेंट। हम लोग बोलेंगे हटाओ इक्विवेलेंट को, कहाँ जाऊं? सीधा मोल पे जाओ, है ना? सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है। 3 क्यों हो जाएगा? 2 होगा ना एन फैक्टर इसका, 2 OH है ना इसमें, तो एन फैक्टर कितना हुआ? 2। तो इसका मोल कितना हो गया? हाफ मोल हो गया इसका, सीधा सीधा। ये इक्विवेलेंट हट गया, अब सिंपल क्या आ गया? मोल आ गया। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सिर्फ हमको क्या देखना है? H प्लस और OH माइनस देखना है। इसका एक इक्विवेलेंट लिया तो इसका मोल 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है? 1। एक ही प्लस दे सकता है ना, इसका एन फैक्टर 2, क्योंकि 2 OH माइनस दे सकता है। तो इसका मोल 1 है, इसका मोल हाफ है, ठीक है? लेकिन मोल किसका चाहिए हमको? H प्लस का चाहिए होता है। तो H प्लस का कितना मोल हो जाएगा?
एक ही होगा। और यहाँ पर OH माइनस का कितना मोल आएगा, हाफ इंटू 2 यानी कि 1। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा H कितना आ जाएगा, -13.7। आ रही बात समझ में? ठीक है, लिख लो इसको। और उन फॉर्मूलाज को लिख लेना थोड़ा मार्क करके ना, इनको फिर से यूज करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और थोड़ा सा आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज होगा जब पढ़ते हैं टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन पढ़ते हैं ना हम लोग, टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन क्या बोलते थे उसको हम, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर पढ़ेंगे ना हम लोग तब यूज करेंगे। 3 4 है अभी, एंड तक फिजिकल केमिस्ट्री एंड तक चलेगा आपका। थर्मोडायनेमिक्स 2 पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, आयोनिक, सरफेस। लिखो फटाफट लिखो। होगा होगा, 1 2 वीक के लिए सिर्फ। अच्छा ऐसा ही होता है, जब है ना हम लोग क्या बोलते हैं, जब पीसी बंद था तो बच्चे बाहर पूछते सर पीसी कब स्टार्ट होगा। उस टाइम आईओसी बंद, आईओसी चल रहा होगा तो बोले आईओसी कब बंद होगा या ओसी कब बंद होगा। और जब अब पीसी स्टार्ट हो गया तो सर पीसी कब बंद होगा और ओसी कब स्टार्ट होगा। तो तुम्हें किसका दर्द नहीं है बताओ तो। अभी तुम कुछ दिनों से तुम होमवर्क करना तुमने स्टार्ट किया है, लैपटॉप चोरी हो गया इसका। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिखो। कुछ क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं अभी इस पे। उस तरफ का लिख लिया क्या? फास्ट लिखो, फास्ट, बातें कम करो, जल्दी से लिखें। लिखो फटाफट। जल्दी से आंसर निकालना ना। चुप हो जाओ, बातें मतलब बाहर निकाल दूंगा तो अभी। उतना ही डिस्कशन हमको करना है, दूसरा वाला जितना हमारी स्टडी में हेल्प हो जाए, हम लोग बोर ना हो, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं करना है। इसमें ध्यान देखना भाई, कैपिटल एम है कैपिटल एन है। ऐसा जल्दबाजी में फ्लो फ्लो में सब एम लगा के आंसर निकाल दिया। और कंपेयर हम तो क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे सीधा।
नॉर्मलिटी किसमें? मोलरिटी के अंदर। तो वैसे पता है आपको, अगर हम लोग है ना रेडॉक्स वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग कंफर्टेबल ज्यादा हो जाए ना, तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना रेडॉक्स से ज्यादा आसान पड़ता है। रेडॉक्स से क्वेश्चन जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग कंफर्टेबल ज्यादा, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे पहले मोल में कन्वर्ट करके आंसर निकालें। हमको बस इतना ही यूज करना है यहाँ पर ना, ऐसा मत सोचना कि सर हमको तो ये आता नहीं है या फिर कम आता है, या हम लोग भूल गए, पढ़ा तो अच्छे से पहले लेकिन अब आता नहीं है। ये बस 3 फॉर्मूले यूज होंगे। और एन सेक्टर को बताइए क्या बता दिया मैंने आपको, एसिड के लिए H प्लस और बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस, बस इतना ही यूज करना है। ठीक है, पहले का आंसर कितना है बताओ। बोल निकालो, हाँ बोल से निकालना है पूरा आंसर। $1.37, ठीक है, किलो कैलोरी, माइनस साइन के साथ ना। 0.414, ठीक है, 411, बिल्कुल सही है। अब जानबूझ के मैंने क्वेश्चन में ऐसे सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सब क्या हो जाएंगे आपके, पूरे पूरे डिसोसिएट होते हैं। हाँ, अगर हम लोग वीक एसिड ले लेंगे ना यहाँ पर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो डिसोसिएट कम होता है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ये तो हो नहीं पाएगा। इसका बताओ आंसर कितना आएगा, तो बड़ा आसान है। आप क्या करो, मोल ऑफ H प्लस निकालो और मोल ऑफ OH माइनस निकाल लो। जैसे कि ए वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो मोल ऑफ OH माइनस कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH होते हैं। और निकाल दो कितना मोल आ रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से निकालते हैं मोल, क्योंकि मोलरिटी इज मोल बाई वॉल्यूम, तो मोल इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी कितना है, 0.5, और वॉल्यूम कन्वर्ट करके आ जाएगा हमारा लीटर में, 1000 से लेना पड़ेगा साथ में। कितना आ जाएगा ये, 0.2, 0.2 आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली किसका मोल निकालो आप, H प्लस का निकालो, HNO3 है, तो 1 इंटू मोल ऑफ HNO3 आएगा, क्योंकि HNO3 में एक ही H प्लस होता है ना देने के लिए। अब इसका मोलरिटी कितना है, 1 है, और वॉल्यूम हो जाएगा 0.1, तो कितना आ जाएगा 0.1, तो डेल्टा H कितना मिलेगा, 0.1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा ना, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ये है। ठीक है, वो अकेला थोड़ी ना उतना रिलीज कर पाएगा, क्योंकि साथ में उसको H प्लस भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा H रिएक्शन कितना आ जाएगा, -0.1 इंटू 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये काम किसमें करना है हमको, बी वाले पार्ट में भी हमको करना है। ठीक है, बी वाले पार्ट में क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है ना, एक तो ये नॉर्मेलिटी दे दिया, ये हमको दुश्मन लगता है, इसको तो पहले हटाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इसको, मोलरिटी बनाना पड़ेगा ना। तो पहले तो उसका काम करो पूरा, 100 ml 0.1 नॉर्मल बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। तो पहले तो मोलरिटी बनाओ, अभी बता दिया आपको, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इज नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी, तो मोलरिटी हमारा कितना आ जाएगा, n/2, यानी कि 0.1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, H प्लस OH माइनस निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो यहां पर एक बार, अगर हम लोग मोल ऑफ OH माइनस कैलकुलेट करें तो दो जगह से मिलेंगे। ठीक है ना, कैसे मिलेंगे, दो जगह से, पहले से मिलेंगे 2 इंटू मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी 2 OH मिलता है ना, 2 इंटू मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 0.1, है ना। और इधर की बात करें, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, कितना आएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी निकाल चुके हैं ना अभी, कितना आया, 0.1/2 आया। तो यहां पर 0.1/2, और वॉल्यूम कितना है इसका, 100, 0.1, ऐसे करेंगे, सबने किया है ना। यहां से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका मोल ये 0.02 आ जाएगा, और इधर हमारा ये आ जाएगा 0.01, तो 0.03।
ठीक है, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर मोल ऑफ OH माइनस। अब क्या निकालेंगे, मोल ऑफ H+ निकालेंगे। तो मोल ऑफ H+ के लिए सिर्फ एक ही है हमारे पास, H2SO4 ही है। तो ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ H2SO4, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.08। ठीक है, 0.08। तो डेल्टा H कितना मिलेगा बताइए। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां से हमारा आंसर निकलेगा, यहां से हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो कितना रिलीज होगा, 0.03 इंटू माइनस ऑफ 13.7 किलो कैलोरी। सबको क्लियर है बात। तो बड़ा आसान टॉपिक है, सिर्फ क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ अवेलेबल है, जो भी लिमिटिंग आ रहा है वो निकालना है और उससे आंसर निकाल देना। इसमें मैंने एक फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, मोल वाला। मोल क्या होता है आपका, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये भी यूज किया है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, होमवर्क शीट देखें। रेस कहां तक पहुंच गए हम लोग, 17 ना। देखो आपकी जो रेस है ना, उसमें बाय मिस्टेक इस साल रेडियो एक्टिविटी नहीं हटाया गया है, वो हट नहीं पाया क्योंकि रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री के सिलेबस से हट गया है, बट वो फिजिक्स के सिलेबस में अभी भी है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा इसे ही। तो आप उसको अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अभी पढ़ा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ देना, अभी उनको आप अभी छोड़ देना। जब आप फिजिक्स में पढ़ लो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन और आ गए, मान लो आप जब पढ़ लोगे तो यहाँ सॉल्व कर लेना, तो आपका फिजिक्स में और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, एक डिट्टो, बिल्कुल सेम है। मतलब बेसिकली आप उसको यूं मान लो कि वो काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो काइनेटिक्स का हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं ना, वो पूरा का पूरा आपका रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है 3-4 लेक्चर का, और वो पढ़ना होता है इसमें पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। इसमें आप जो है ना 27 से लेकर के, अब ये तो कर नहीं पाओगे आप, वो करो, क्या बोलते हैं, रेस कहां तक किया था, 17 किया था ना, 18-19, रेस नंबर 18 और 19। ठीक है, रेस नंबर 18 और 19 कर लो। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको S1 O1 पूरा कंप्लीट करने के लिए दूंगा, इसका ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।